साथियों, अभी मेरी बेनीपट्टी विधानसभा में अभी मेरी मौजूदगी है। रात के अभी बज रहे हैं 10। जो आपको देख रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की ओर से जो मधुबनी में 10 विधानसभा है, जिसमें से 9 को अभी तक क्लियर नहीं किया गया प्रत्याशी का नाम, लेकिन अभी परवेज़ आलम का नाम 4 बजे घोषणा हो गया है, जो बेनीपट्टी से आ रहे हैं। और ये आपको पंचायत में है, मेघवन पंचायत में ये रहने वाले हैं। लेकिन मेरी जब मौजूदगी हुई तो मुझे लगा कि अच्छा खासा यहाँ पर सोफ़ा वगैरह जो भी लगा होगा, लेकिन मैं जब आया तो देखा यहाँ पे एक एल्वेस्टर का, हमारे पीछे देखेंगे वो एल्वेस्टर का मकान है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं परवेज़ आलम साहब एक लकड़ी की कुर्सी चेयर पर बैठे हुए हैं, एकदम साधारण व्यक्ति की तरह। और जो भी लोग यहाँ पे हैं सब साधारण टाइप के हैं, कुछ भी ऐसा यहाँ पर देखने हैं। लेकिन प्रशांत जी को ऐसा क्या इनमें दिखा, जो प्रशांत जी सबसे पहले मधुबनी क्षेत्र में इन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया गया और इनका टिकट फाइनल किया गया। और इसलिए किया गया, अभी हमारी उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो मूल समस्या है उस पर हम खड़े उतरेंगे। तो इसीलिए प्रशांत जी हमेशा शुरू से कहते हैं कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी होती भागीदारी। और ये क्षेत्र जो आता है ये ब्राह्मण का पूरा गढ़ है, लेकिन अल्पसंख्यक को उन्होंने ही पहला टिकट दिया है। तो अल्पसंख्यक से वो ज़्यादा प्रेरित हुए और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने इनको प्रेरित किया और इनको टिकट मिला है। तो यहाँ की जनता से हम लोग भी बात किए तो जनता भी कह रही है कि हमारे ये कैंडिडेट आए हैं तो ये हमारे बेनीपट्टी का विकास होगा। तो अभी हमारी मौजूदगी मेघवन पंचायत में है। जो हमारे साथ आपको बगल में बैठे हुए हैं परवेज़ आलम, जो जन स्वराज पार्टी इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके, और मधुबनी से 10 विधानसभा आती है जिसमें से 9 विधानसभा को साइड कर दिया गया है। अभी तक फ़िलहाल घोषणा नहीं किया गया प्रत्याशी का, लेकिन इस बेनीपट्टी विधानसभा में परवेज़ आलम का नाम का घोषणा कर दिया गया है। तो आज जरा मैं उनसे पूछता हूँ सवाल कि आखिर इन पे भरोसा प्रशांत किशोर जी कैसे किए, और भी ये अल्पसंख्यक से आते हैं, जबकि ये सीट आपको ब्राह्मण की ये सीट आती है, और जबकि अल्पसंख्यक पर भरोसा किया गया है। परवेज़ साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। और उसके बाद जहाँ तक मुझे प्रत्याशी बनाने का सवाल है, तो प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा के समय से मैं उनसे जुड़ा रहा, और प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य था बिहार बदलने का, उसी उद्देश्य की पूर्ति में मैं भी उनके साथ लगा रहा। और जब उनका कैंडिडेट डिक्लेरेशन का वक्त आया, टाइम आया, तो उनको जो सबसे उपयुक्त लगा उस नाम का उन्होंने घोषणा किया। वो इत्तेफाक से वो मेरा नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उन्होंने जो मुझ पे भरोसा जताया है उस भरोसे पे खरा उतरूँगा। ये भी देखा जा रहा है कि आप एक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी पहले कथन था जो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। लेकिन यहाँ ये आपका जो विधानसभा है, यहाँ पे तो ब्राह्मण का भी घर है, लेकिन आप अल्पसंख्यक पे उन्होंने पूरा बिल्कुल भरोसा किया है। आखिर कैसे आप उनका दिल जीते? नहीं, उनका कहना ये था कि जो आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो उनका मतलब ये थोड़ी था कि ये पर्टिकुलर सीट ही पे दिया जाए। आपकी आबादी के हिसाब से आपका हिस्सा अगर 20 सीट बनता है तो आपको 20 में 22 होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। तो ये उनका तो क्लियर कट उद्देश्य कहना था कि जिसकी जो आबादी है उसके अनुपात में उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो बिहार में जो अल्पसंख्यकों का आबादी का जो अनुपात है, उस अनुपात में जितना सीट बनना चाहिए उसमें उन्होंने बेनीपट्टी में कैंडिडेट देकर के शुरुआत किया है। परवेज़ जी, एक सवाल ये है कि लोगों के मन में एक ये मीथ है कि बेनीपट्टी विधानसभा अंतर्गत ब्राह्मणों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो आप जरा स्पष्ट करके बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? बेनीपट्टी में अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या तकरीबन 60,000 है। 60,000 आप कह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये चीज़ अगर प्रशांत किशोर ने किया है तो यहाँ खेल हो सकता है। बिल्कुल खेल होगा, और मुझे अपने मतदाताओं पे पूरा यकीन है कि वो 11 नवंबर को ईवीएम के बटन को जब दबाएंगे और जब उसका रिजल्ट आएगा तो खेला हो चुका होगा। आपके पार्टी का डिफरेंट मुद्दा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, खासकर देखा जाए 3 ऐसे मुद्दाएं बताए जिस पे सबसे पहले आप काम करेंगे। मैंने तो पहले बताया
कि मेरा पहला उद्देश्य बेनीपट्टी से पलायन को रोकना, यहाँ के युवाओं को घर बैठे रोजगार मिलना। दूसरा, बेनीपट्टी का जो पश्चिमी भूभाग है, जो अभी देखिए हर तरफ रौदी से त्रस्त है लोग, लेकिन अभी हम लोग बाढ़ में भी डूबे हुए हैं। तो यहाँ के किसानों को बाढ़ से बचाव और रौदी से कैसे निजात मिले, मैं उस पर भी फोकस करूँगा, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं बाढ़ के। जनसुराज का जो है टिकट घोषणा हुआ तो लोगों का कहना था कि जनसुराज ने भी टिकट बेचा और पार्टियों की तरह, और आपके घर पे आने से पता चला कि चादर का घर है और 4 दीवारी है, मतलब समझ आएगा, ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली से। तो आप उतना पैसा कहाँ से लाए कि सीट खरीद लिए जनसुराज का? अगर मेरे पास टिकट खरीदने का पैसा होता तो हम भी अपने घर पे छत नहीं डाल लेते। ये जो आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो सवाल करने वाले लोग होंगे कि जनसुराज का भी टिकट बिकता है, तो उसके लिए जुबान से कुछ कहने से अच्छा है कि अगर इस घर का एक फोटो दिखला दीजिए तो शायद वो दोबारा जनसुराज पे इस तरीके का इल्ज़ाम लगाने से बचे। आलम साहब, ये भी देखा जा रहा है कि आप पहले पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कई बार मुखिया भी रह चुके हैं और भी कई जगह, फिर भी तो आपका कुछ इसमें दिखना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं अभी 4 का ही मकान है, ऊपर में एल्वेस्टर दिया हुआ, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। तो हम साधारण किसान आदमी हैं, और मुखिया रहना ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे पंचायत के लोगों ने हमको दुआ दिया, हमको वोट दिया, अपना नुमाइंदा चुना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरे पंचायत के लोगों को लूट करके अपना महल बना लें। मेरे फादर का कलकत्ता में बिजनेस है, उस बिजनेस से जो इनकम होता है उससे हमारा जो ये घर है वो है। बेनीपट्टी विधानसभा के जितने भी संभावित प्रत्याशी थे सभी पटना गए, आप मधुबनी में ही हैं, बेनीपट्टी विधानसभा में ही हैं, और आपका नाम आ गया लिस्ट में। कहीं ना कहीं आपको पता होगा, या क्या खेल है इसमें? नहीं, कोई खेल नहीं है। जो मुझे जिस तरीके से, मेरे जैसे बहुत सारे प्रत्याशी पटना नहीं गए हैं, तो वो तो प्रशांत किशोर जी ने क्लियर कर दिया था कि मैं 9 तारीख को पहली सूची का घोषणा करूंगा। और हम लोग घर बैठे देख रहे थे, उनके लाइव जब वो आ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे, अपने उस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। अगर मेरे नाम के अलावा किसी और का भी नाम आता तो मुझे वही खुशी होती जो आज मेरे अपने नाम का है। पहला जो सूची है उसमें आपका 32 में नाम आया, 32 विधानसभा संख्या 32 बेनीपट्टी विधानसभा आता है, तो कैसा महसूस हुआ? यकीनन जिस चीज़ के लिए हम प्रयासरत थे कि मुझे भी टिकट मिले, मैं भी टिकट का प्रबल दावेदार था, और जब वो चीज़ मुझे मिल गई तो यकीनन अंदर से तो खुशी हुई, आंतरिक खुशी जिसको कहते हैं, वो प्रसन्नता तो मुझे मिली। आप मुखिया भी रह चुके हैं और आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने जनसुराज का दामन क्यों थामा? चूँकि मैं प्रशांत जी का जो विज़न था, प्रशांत किशोर जी का जो बिहार के लोगों के प्रति दुख दर्द था, उससे प्रभावित होकर के मुझे टिकट नहीं भी मिलता तो भी प्रशांत किशोर जी का जो नुमाइंदा बन करके बेनीपट्टी में आता, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता। क्योंकि जो लास्ट कार्यकर्ता बैठक हुई उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि बेनीपट्टी में विधानसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट होंगे वो काला होगा, गोरा होगा, वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, मुझे ये नहीं देखना है। मुझे एक चीज़ देखना है कि बस्ता लेकर के जो आएगा उस बस्ता को भरने का हम लोग काम करेंगे, और बेनीपट्टी का बदलाव साथ साथ पटना का बदलाव होगा, और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस बेनीपट्टी के बदलाव के लिए, बेनीपट्टी के बेहतरी के लिए, बिहार के उन्नति के लिए एक बार बेनीपट्टी के बेटा को मौका दें, और बेनीपट्टी जो गिरवी पड़ा हुआ उसको छुड़ाने का काम।